नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना बंदा आपका स्वागत करती हूँ एक नए एपिसोड में। एक योगा थेरेपिस्ट, रिसर्चर एंड ऑथर जो कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जानने और समझने में रुचि रखते हैं। पिछले 15 वर्षों के अनुभव के साथ डॉक्टर उमेश द्विवेदी एज ए योगा थेरेपिस्ट जो कि अपने प्रैक्टिस से मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग के माध्यम से अनगिनत लोगों को हेल्थियर लाइफ जीने में मदद की है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार योगा थेरेपी मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग के साथ साथ वुमेन हेल्थ एंड इनफर्टिलिटी में भी कैसे मदद कर रही है। नमस्ते। तो नमस्ते वीना जी, और थैंक्स आपने मुझे ये यहाँ आज इनवाइट किया इस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। और ये बहुत पॉइंट एक ऐसा है जिस पे कि बहुत सारी जो औरतें हैं, वुमेन एक वर्ल्ड है, उन उनके हेल्थ के से रिलेटेड है। और इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। और अगर इसकी जानकारी, सही जानकारी हो, तो ये सही में एक औरतों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। एज ए योगा थेरेपी आपने कैसे चूज किया और ये क्या है? ये सवाल काफी अच्छा है। एक्चुअली मैं योगा के जो फील्ड है उसमें एक्सीडेंटली आया हूँ। ये मेरा कोई प्लान नहीं था। हुआ ये था कि मैं पहले इंडस्ट्री में एज यूजुअल काम करता था, लेकिन मैं बचपन से स्पिरिचुअल ओरिएंटेड थोड़ा सा रहा। लेकिन एक बार ऐसा हो गया था कि एक्सीडेंटली मुझे स्लिप डिस्क हो गया था। तो मैंने सभी जगह पे दिखाया था, तब मैं यूएस में भी था, तो काफी लोग मुझे ठीक नहीं कर पाए थे। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि जो मेरा योगा का नॉलेज है, क्या मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। और प्रॉब्लम कुछ काफी बड़ा था। तो तब मैंने जब उस फेज में से मैं गुजर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं इसमें ठीक हो जाता हूँ, तो मैं कम से कम 5 लोगों को, मेरे जैसे लोगों को ठीक करूंगा। ये मेरा एक इंटेंशन था उस वक्त, बहुत ही प्योर इंटेंशन मैंने रखा था जब मैं इसमें से सफर कर रहा था। तो मुझे लगता है शायद ऊपर वाले ने सुन ली, मैं ठीक हो गया 100%। मतलब मेरी ये कंडीशन थी कि डॉक्टर ने बोला था कि मैं कभी खड़ा नहीं रह पाऊंगा। ओके। अभी मैं सब कर पाता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मेडिकल मिराकल भी है। तो फिर जैसे मैं ठीक हुआ, तो मैंने सोचा कि अब मैं 5 लोगों को ठीक करता हूँ। इस तरीके से मेरी योगा की शुरुआत हुई। लेकिन अब तक मुझे लगता है कि 500 नहीं, 5,000 नहीं, अब तक कम से कम मैंने मतलब 25,000 30,000 लोगों को सिखा दिया है, नेशनली इंटरनेशनली सभी। और यहाँ से फिर मेरी योगा की जर्नी शुरू हुई। जैसे कि आप एक रिसर्चर भी हैं, तो आपका पीएचडी इसी योगा पे हुआ है या फिर किसी और? हाँ, तो फिर मेरा मास्टर्स तो मैंने ऑलरेडी करके रखा था। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वगैरह साइड का जो ऑलरेडी है, साइंस बैकग्राउंड का। उसके अलावा जब मुझे इसमें ज़्यादा रुचि बढ़ी, तो प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज तो ऑलरेडी था ही, इसीलिए मैं अपने आप को ठीक कर पाया। लेकिन एक इसको जो एकेडमिक टर्न देना था मुझे, तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ किसी प्रोफेसर से मिला था, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड रेडी है, तो मैं पीएचडी क्यों नहीं कर लेता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तो फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई पीएचडी करने की। तो फिर मैंने पीएचडी किया। तो पीएचडी में भी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अभी मुझे इंडस्ट्री का ऑलरेडी नॉलेज था। मुझे इंडस्ट्री का मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था पहले। हाँ, तो मुझे वो इंडस्ट्री का नेशनल इंटरनेशनल काफी एक्सपीरियंस था। प्लस मुझे योगा का भी एक्सपीरियंस था। तो मुझे ऐसा एक फील्ड चॉइस चुनना था कि जिससे के अंदर कि मैं ये दोनों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो फिर मैंने सब्जेक्ट लिया इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का। तो वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक ब्रांच है, जिसके अंदर की इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे रिसर्च किया जाता है, जहाँ की साइकोलॉजी का प्रोडक्टिविटी पे और बाकी चीज़ों पे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर मेरा सब्जेक्ट वो मैंने लिया था। तो फिर वहाँ से फिर मैंने एपी के जो स्केल होती हैं, वो सब स्केल वगैरह मैंने यूज़ की वहाँ से। उनसे परमिशन ली थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से। फिर ऐसे करके फिर मैंने अपनी पीएचडी पूरी की। लेकिन
मेरा एक जो रिसर्च वाला माइंडसेट था वो पहले से ही था, इसलिए मेरा पीएचडी करना बहुत आसान हो गया क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड ऑलरेडी मौजूद था। अच्छा। प्लस मैं साइंस बैकग्राउंड का, तो मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह उस सब्जेक्ट में भी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस वगैरह करने में। वहां से फिर ये यात्रा शुरू हुई, और एक के बाद एक जब मुझे इसके फायदे दिखने लगे योगा के, तो मैं एक के बाद एक मोर और मोर जो कठिन या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं हेल्थ के, वो मैं पिकअप करने लगा, उस पे मेरी रिसर्च बढ़ने लगी। ऐसे करके फिर मुझे, मतलब अभी तक तो ऐसा हो गया कि काफी ब्रॉड रेंज है एलिमेंट्स के जिनके के ऊपर मैंने योगा का असर देखा है। अच्छा। आप योगा थेरेपी जो है और ट्रेडिशनल योगा, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने नॉलेज के अलावा? हाँ, तो इसका ऐसा है कि जनरली लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मतलब 80-20 का रेशियो हमेशा होता है लाइफ में, कि 20% लोग सीरियस होते हैं जिनको कि करना रहता है कुछ, इसलिए करते हैं, और 80% लोग उसमें मजबूरी में कर रहे होते हैं। तो योगा भी एक ऐसी चीज है कि ज्यादा करके क्या है कि 20% लोग वो होते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं योगा करने में, करके वो योगा कर पाते हैं। 80% लोग वो होते हैं जो मजबूरी में योगा में आए रहते हैं। हाँ। उनको कोई बीमारी हो गई रहती है या कोई और प्रॉब्लम होता है, जहाँ की एकदम रिपोर्ट में कुछ 4-5 चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, वो एलोपैथी करा के थक चुके हैं, होम्योपैथी करा के थक चुके हैं, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं। तो इसलिए ऐसी मान्यता बन गई कि योगा एक थेरेपी का साधन है। इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसका मेन गोल थेरेपी नहीं था कभी। उसको थेरेपी के लिए यूज किया जाता है, ये एडिशनल एडवांटेज है करके पब्लिक इसको लेती है। तो दोनों में, जो ट्रेडिशनल थेरेपी में और योगा में जो डिफरेंस है, जो नॉर्मली हम लोग योगा समझते हैं, उसमें ये है कि यहाँ थेरेपी में हम लोग टारगेटेड वर्क करते हैं उस एलिमेंट्स पे, या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो, या फिजिकल प्रॉब्लम हो तब, या जो भी हो, उस पे हम बहुत ही टारगेटेड वे में काम करते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए किसी को बैक पेन है, तो हम उतने ही चीजें करेंगे जिसमें कि उसके बैक पेन को रिकवरी हो जाए, हम बाकी चीजें कवर नहीं करेंगे। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा मीथ है सोसाइटी में कि लोगों को लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो एक जनरल योगा कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो गलत है। हमको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हमको उस इंसान की लिमिटेशंस वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर अप्रोच से करना ज्यादा सही रहेगा। जो नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है वो जनरल फिटनेस के ही लिए सही है। जनरल फिटनेस के अलावा ये मतलब कोई चीज अगर फायदा कर सकती है तो नुकसान भी कर सकती है अगर सही ढंग से नहीं किया जाए तो यहाँ योगा थेरेपी का इम्पोर्टेंस हमको योगा में दिखने में आता है। और जैसे कि योगा एक ऐसे रहता है कि हम मेंटल पीस की ओर जा रहे हैं, और योगा थेरेपी जो कि एक मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है, फिजिकल हेल्थ पे भी काम करता है। तो आज के दौर पे जिस तरीके से हम मेंटल इश्यूज पे देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें ये थेरेपी कैसे काम करता है? इसमें क्या है कि ये एक्चुअली अपने आप में बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, तो आप बाद में दर्शकों को मेरे बुक के बारे में भी बता देना। एक मैंने बुक इसी चीज पे लिखी कि मेरे जो 14-15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है लोगों पे साइकोलॉजिकली, उन सबको मैंने एक कंपाइल्ड वर्जन करके एक बुक में लिखा है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन बुक का नाम क्या होगा? यहाँ पे रोक रही हूँ। हाँ, माइंड योर मेस विथ माइंडफुलनेस। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ मेस की है उनको ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बट मैं शॉर्ट में ये बता सकता हूँ कि क्या होता है कि माइंड और बॉडी हमको लगते अलग हैं। अब अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल भी बात करूं तो हमेशा उसमें साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं होता, उसमें फिजिकल पार्ट होता ही है। ये बात हो रही है कि हम उसको समझ नहीं पाते। या अगर मेरा कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, उसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए हर प्रॉब्लम को मुझे लगता है कि उसमें एक साइकोसोमैटिक एंगल होता है, या तो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, डजेंट मैटर। तो इस फील्ड में योगा का ये फायदा होता है कि जब हम अपने बॉडी पे भी, हाँ, योगा की एक खास बात ये है कि योगा ये नहीं कहता कि सिर्फ फिजिकल बॉडी पे फोकस करो, या योगा ये भी नहीं बोलता कि सिर्फ मेंटल इश्यूज पे सिर्फ मेडिटेशन कर लो बैठ जाओ।
योगा इसको एक होलिस्टिक अप्रोच देता है। हम्म। और इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि योगा का मतलब सिर्फ हाथ पैर ऊपर नीचे करना नहीं होता है। योगा में बहुत सारी चीजें हैं। अगर जिसको अष्टांग योग का, पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि इसमें पेरिफेरल्स भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि इसमें डाइट इंक्लूडेड होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी योगा जिसमें डाइट इंक्लूडेड ना हो या डाइट का करेक्शंस ना हो, वो अधूरा है। या ऐसा कोई योगा जिसमें कि प्राणायाम का पोर्शन ना हो, मेडिटेशन का पोर्शन ना हो, तो वो अधूरा होगा। क्योंकि योगा इस बात को काफी महत्व देता है कि बॉडी और माइंड दोनों एक साथ चलते हैं। और ये योगा की बात नहीं, योगा तो साल हजारों साल पहले लिखा गया है। लेकिन आज का न्यूरो साइंस भी अगर आप देखें, न्यूरो साइकोलॉजी और ये सब जो लेटेस्ट आज के या अपकमिंग जो रिसर्च वाले मेडिकल फील्ड्स हैं, इनको भी अगर आप देखें तो एक बात प्रूव हो गई है कि बॉडी और माइंड अलग नहीं है। इसीलिए आज का लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गट और ब्रेन का एक्सिस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसीलिए हम लोग देखे जाएं तो माइंडफुलनेस को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये सब चीजें दोनों इंटर रिलेटेड है। तो योगा एक ही वक्त इन दोनों पे काम करता है। इसलिए ये एक और चीज योगा को एक अनोखी बनाती है, डिफरेंट बनाती है बाकी एक्टिविटीज से, कि योगा में माइंड को, बॉडी को, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आपको जाके मैक्सिमम ऑप्टिमम उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। बाकी इसके बहुत सारे डिटेलिंग पॉइंट्स हैं, काफी गहराई में इसमें उतरा जा सकता है। तो मेरी जो बुक है उसके अंदर मैंने हर वो पॉइंट्स को बताया है जो एक इंसान को समझना जरूरी है। अगर वो सब पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो करे तो उसके काफी हद तक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं साइकोलॉजिकल। जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, एग्जाम का टाइम आते ही स्ट्रेस हो जाते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि मैं एंजाइटी, स्ट्रेस और स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं कि मुझे एग्जाम में कैसे पास करना है, क्या करूं। और सुसाइडल एक्टिविटीज भी हो रही है ज्यादा बच्चों का देखा जाए तो। उनके लिए कुछ योगा के आसन या प्रैक्टिस या सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे उनके माइंड को रिलैक्स और एक नई एनर्जी के साथ सुबह उठे, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन इसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि यहाँ हमने इस बात पे गौर किया कि ऐसा जो कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है अभी सोसाइटी में, उसमें बच्चे को क्या करवाना चाहिए जिससे कि फायदा हो जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उसके माँ बाप को ठीक करना चाहिए। सही बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, माँ बाप का प्रॉब्लम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें एडल्ट्स फेल हो रहे हैं। एडल्ट्स को तो जाने दीजिए, एल्डरली भी फेल हो रहे हैं। मुझे ऐसे भी लोग आके बोलते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, जिनकी पूरी लाइफ गुजर चुकी है, बच्चे सेट है, हाँ। प्रॉपर्टी बन चुकी है, अब सिर्फ एंजॉय करना है लाइफ में। ऐसे लोग मुझे आके बोल रहे स्ट्रेस है। जब इतना बड़ा ग्रुप स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे, तो एक बच्चा कैसे बाहर आएगा। और बच्चे की जो आज की डेट में मानसिक स्थिति है, वो उसने नहीं बनाई है। उसको बनाने के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है। अब मैं बच्चे को शीर्षासन भी करा दूं, स्विमिंग करा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सोर्स है ना उसके स्ट्रेस का, वो ये दोनों है। फिक्स बच्चे को नहीं करना है, फिक्स इनको करना है। ओके। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अनलेस कि बच्चा कोई ऐसे इशू से नहीं पैदा हुआ है कि जहां उसका माइंड ही नहीं चल रहा है। अगर बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल पैदा हुआ है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो इसमें 101% माँ बाप की गलती है। और माँ बाप की तो गलती है, सोसाइटी की भी गलती है। और बाकी जितनी भी चीजें वो सोसाइटी में देख रहा है बच्चा, एजुकेशन बोल दो, एजुकेशन का प्रोसेस बोल दो, बाकी चीजें बोल दो, सभी का उसमें हाथ है। लेकिन ये है ऐसा नहीं। मतलब मुझे जो बोलना है ना, वो ये बोलना है कि अभी मैं आपका सपोज कर लिए, आपका एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके पड़ोसी में कोई रहते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत टेंशन है। ठीक है, वो बहुत गाली गलौज करते हैं, आपको बहुत टेंशन है। अब मैं आपको बोलूँ एक काम कर लो, थोड़ा सा नीचे राउंड मार के आ जाओ, मेडिटेशन कर लो। आपने किया मेडिटेशन, सुबह उठ के जल्दी कर लो। उसके बाद में दिन भर उसका चिल्लाना चालू। तो वर्क नहीं अब करेगा। बताइए कैसे वर्क करेगा। नहीं करेगा।
अब बच्चे की मुसीबत ये है ना कि बच्चे का सोर्स ही घर पे मौजूद है ज्यादातर केस में। अनलेस कि मतलब ऐसे नहीं होता कि बच्चे में एडीएचडी वगैरह प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है उसमें भी हो, उसमें प्रॉब्लम हो। वो एड्रेस करने के लिए कोई मेडिकल सपोर्ट या बाकी चीजें ले ली, ठीक है। लेकिन पहले तो ये दोनों को ठीक ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि बनाया इसने उसको ऐसे है। तो मैं अगर उसको मेडिटेशन, चलो उसको आपने भेज दिया मेडिटेशन में, मैंने क्लास में सुबह करवा दिया 7 to 8, घर में आने के बाद में वापस वही। तो उसका एक्सपोजर जो सबसे ज्यादा होगा ना जिसके साथ में, वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा। सही है। आप समझ रही हैं मेरी बात? बिल्कुल तो मैं उस इंसान पे तो वर्क करना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन वो खास करके अभी बच्चे का है टॉपिक। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि उसको इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि माँ बाप की बात को इग्नोर कर, वो उसको तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात। ये मैं एडल्ट को बोल सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप पड़ोसी को छोड़िए ना, ध्यान देना छोड़ दीजिए। आपको क्या है, आपकी डिपेंडेंसी नहीं है पड़ोसी पे, तो आप छोड़ सकती हैं उसको। मैं बच्चे को बोले छोड़ ना, माँ बाप की बात क्या सुन रहे हैं, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। सही बात। इसलिए क्या हो रहा है ना, पूरी सोसाइटी इस बारे में लगी है कि बच्चे को फिक्स कैसे करने का। अरे बच्चे को फिक्स करने की कम जरूरत है, उसके एनवायरनमेंट को फिक्स करने की ज्यादा जरूरत है। वो बना उस वजह से ऐसे है। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि एग्जाम में फेल हो जाएगा तो सुसाइड करना पड़ेगा? उसको कौन सी चीज ऐसा बोल रही है करने के लिए, बोलिए मुझे। क्या चीज बोल रही है मालूम? सोसाइटी का, स्कूल का और घर वालों का प्रेशर बोल रहा है उसको कि तू इन्हें अगर ये नहीं किया तो तू किसी मुंह दिखाने लायक नहीं बचने वाला। ये उसको बोला किसने? उसको तो कुछ उसको इतनी तो अकल नहीं कि उसको ये बात पता है। ये बोलने वाले घर वाले और बाहर वाले। इसलिए वो क्या सोचता है, अब तो मैं फंस गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लस लाइफ में एक चीज क्या होती है कि नेगेटिव चीज का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज ऑफ हमारा इवोल्यूशन ऐसा हुआ है ना। हम लोग जानवर थे, हमारा इवोल्यूशन ऐसा हुआ है इंसान में कि हमको थ्रेट पहले समझ में आती है, अच्छी चीजें कम समझ में बाद में आती है। थ्रेट पहले समझ में आती है, थ्रेट बोलिए, फियर बोलिए, एंग्जाइटी बोलिए, वो पहले समझ में आती है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो हमारा ब्रेन उस ऐसा वायर्ड है सालों से, सदियों से, कि वो वायर्ड है नेगेटिव इमोशंस को पिकअप करने के लिए। इसलिए कभी भी आपने देखा रहेगा कि कोई अच्छी चीज हमको उतना खुशी नहीं देती है जितनी छोटी सी बुरी चीज बड़ा दुखी कर देती है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है उस चीज के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको अभी उसको ये किसने बताया कि सुसाइड भी कैसे करने का? क्वेश्चन ये होता है ना, अगर उसमें अकल ही नहीं है तो उसको सुसाइड करना भी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। एज ए रिसर्चर मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन भी आता है कि उसको अगर बाकी चीजें नहीं समझाई नहीं जा सकती है, तो उसको ये कैसे समझ में आ गया कि सुसाइड का रास्ता कौन सा है? मूवीज, डिस्कशन एंड प्रेशर सोसाइटर। नहीं, लेकिन उसको टेक्निक कैसे पता है? हाँ यस। मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, उसको टेक्निक कैसे पता है कि ऐसे सुसाइड होता है? हाँ। वो तो माँ बाप ने नहीं सिखाई है, ये न्यूज़पेपर ने सिखाई है, ये स्टोरीज ने सिखाई है, न्यूज ने बताई है, मूवीज ने बताई है। लेकिन नेगेटिव साइड होने की वजह से पिकअप करना आसान है। जी बिल्कुल। आप अच्छी चीज बताने जाएंगे ना तो थोड़ा सा टफ होता है वो। आप भाजी काटना सिखाएंगे ना तो सिखाना पड़ेगा। नाइफ से मारा जा सकता है, ये सिखाना बहुत आसान है। तो हमारा ब्रेन वैसा वायर्ड है। तो बच्चे के लिए मैं कितना भी बोल दूं ना, इसके लिए अपना जो सेशन होगा ना, ये जो भी सेशन होगा, इसमें कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी ना कि जो लोगों को लगे अरे ये तो कभी सुना ही नहीं। क्योंकि मैं अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत एक्सपीरियंस के बेस पे से बोल रहा हूँ। मैं एक जनरल सेंटेंस नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं अपना पर्पस क्या होना चाहिए कि ये वीडियो के बाद में वाकई किसी को हेल्प हो जाए इस बात में। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 3 बार ओम बोलो शाम को, उससे कोई फायदा नहीं होगा उससे। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के बाद में ना, मैं सिखाते समय भी यही पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँ, इसलिए काफी लोगों को, 1000 लोगों को फायदा हुआ जो समझ पाए ये बातों को। वरना क्या होगा कि ये और एक इल्यूजन हो जाएगा जो सिर्फ एक मीठी गोली देता है जिसका कोई असर होता नहीं।
जी बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये बात गहराई से समझ में आए, उनको भले एक ये वीडियो देखने वाला एक इंसान सुधरे, लेकिन अगर वो एक भी सुधर गया ना, मैं हमेशा मेरी टीचिंग की फिलोसफी मैंने वही रखी कि एक भी सुधर गया मेरे इस अप्रोच से तो वर्थ है। वरना मैं अगर वही बात बोलूं जो सोसाइटी में सुनी जाती है इन जनरल, एक का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे हो ही नहीं रहा है फायदा, हम्म, हो ही नहीं रहा है फायदा। इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ किया जाता है, बच्चे को ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसा करवा दो, नहीं होगा उससे फायदा। तो ये तो आई कैन गिव इन राइटिंग, करवा दो, नहीं होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चे की मजबूरी कि वो कन्फाइंड इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को फिक्स करना बहुत जरूरी है। हम्म, बच्चे को तो मैं बोल दूंगा तू सोच मत ज्यादा एग्जाम के बारे में, ऐसा सोच, सुसाइड का नहीं सोचने का, विच इज फाइन, अच्छा लगता है, मैं थर्ड पर्सन हूँ। उनके माँ बाप जो बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक, उसका क्या? वही। तो जीतेगा कौन? माँ बाप जीत जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि खाना पीना देने वाले माँ बाप है, मैं जीतूंगा नहीं। यही हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी टॉपिक पे बोलेंगे, या हम लोग वो एग्जैक्टली पॉइंट बोलें जिससे कि लोगों को सुन के पता चले कि हाँ ये तरीका है, इससे सुधर सकता है इंसान, जी बिल्कुल। है ना। ठीक है। जैसे आपने अभी एडीएचडी का नाम लिया, ऑटिज्म का नाम लिया, अभी हाँ, मैं आपके तो वीडियोस को मैंने देखा, कुछ उस सब्जेक्ट पे भी है ना आपके वीडियोस। हाँ, हाँ। तो जैसे मेरा उस क्षेत्र में भी रिसर्च मैंने किया, 1-2 इयर्स मेरा रिसर्च रहा है ऑटिज्म के ऊपर भी। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए भी योगा थेरेपी वर्क करता है? अभी अगेन जो मैंने बुक के बारे में बताया था, मेरी उसी बुक के अंदर मैंने एक टॉपिक भी डाला है, वो भी न्यू रिसर्च है मेडिकल का, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या है? हाँ, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अब तक साइंटिस्ट को कैसा लगता था कि एक बार न्यूरॉन्स जो बन जाते हैं उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, या जो न्यूरॉन्स किल हो चुके हैं उनको रिवाइव नहीं किया जा नहीं किया। सकता। ये मान्यता थी, जैसे कि एक स्किन के टिश्यू हो गए, वो रीग्रोथ हो जाते हैं, जी बिल्कुल। वैसे न्यूरॉन्स के बारे में नहीं था लोगों को, मतलब अभी तक रिसर्चर्स को ये बात पता नहीं थी, तो उनके हिसाब से एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया तो हो गया। लेकिन अभी नए रिसर्च से क्या पता चला, जिसको कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि हम अपने ब्रेन को वायर कर सकते हैं इस ढंग से कि सपोज करो किसी की एक एबिलिटी के लिए एक ब्रेन में रीजन रिस्पॉन्सिबल है, वो उस वजह से उस एक्टिविटी को करता है, लेकिन अगर वो डैमेज हो जाए एक्सीडेंटली, तो जो दूसरा रीजन है जो कि वो कुछ और काम करता है, वो ये भी काम करने लग जाता है। ओके। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जो सेंसरी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो सुनने का काम करते हैं, कुछ देखने का काम करेंगे, कुछ सुनने का काम करेंगे, तो जो सुनने वाले उन्होंने देखने का भी काम करने लग गए, इंफॉर्मेशन को देखने का काम करने लग गए, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने लग गए, रीवायरिंग हो गई। ये तब होता है जब हम बार 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 उस काम को करने की कुछ कोशिश करते हैं। यहाँ मेरा मतलब दर्शकों को ये नहीं लगे कि मैं ब्लाइंडली ये बोल रहा हूँ कि कोई ब्लाइंड आदमी है वो कुछ और करेगा तो उसके कान के जो न्यूरॉन्स हैं वो देखने लग जाएंगे। वो डिपेंड करता है केस टू केस, उस फिक्स सेंस की जो नहीं, बात अगर की कोई जाती चीज एकदम परमानेंटली डैमेज है, अगर रेटिना पूरा है ही नहीं किसी का, कोई ब्लाइंड, तो वो तो आएगा नहीं ना फिर से। नहीं। लेकिन जहां तक ब्रेन का सवाल है, अगर आपके सेंसरी ऑर्गन्स बराबर से चले, जैसे कि एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने खुद ने अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको कि न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होंगे, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के जो शीथ होती है, माइलिन शीथ, वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हर ऑर्गन धीरे धीरे स्लोली स्लोली मरने लगता है। मैंने उसमें इंप्रूवमेंट देखा है, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी बिफोर एंड आफ्टर, वो रीग्रो हो गए। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि कोई किसी को पैरालिसिस हो गया, अगर वो कंटिन्यूसली कुछ ट्राई कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, पता चलने लग जाता है कि वो काफी हद तक करेक्शंस आ गया उसके अंदर। जी। तो ये जो आ गया है वो कैसे आ गया, बार बार रिपीटेडली उस टास्क को करने की वजह से न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन बन गया। मुझे लगता है कि जो रिहैब का साइंस होता है ना, रिहैब का वो यही होता है कि बार बार ब्रेन को मोटर और सेंसरी जो हमारे सिग्नल्स हैं उसको एक्टिव करते जाना, तो रीवायरिंग होने की वजह से क्या होता है कि वो एबिलिटी फिर से आने लग जाती है। तो जैसे आपने ऑटिज्म वगैरह का बताया, तो अगर मैं दो केस ले लूं,
या ADHD ले लो, 2 केस ले लो, हम्म एक को कुछ नहीं करवा रहे हैं, एक को करवा रहे हैं। हम्म मैं ये नहीं बोल सकता कि जिसको करवा रहे हैं 100% बाहर आएगा या नहीं आएगा, वो तो वक्त बताएगा हम्म उसका क्या है बैकग्राउंड, मेडिकल, बाकी की चीजें। और एक बात को तो मैं मानते ही हूँ, किस्मत भी कुछ चीज होती है। इसको तो कोई भी मेडिकल साइंस या कोई भी बोले वो, या साइंटिस्ट भी हो कितना भी बोले, उसको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पोर्शन को अगर मैं साइड में भी रखूं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे साइंटिफिकली बात करूं, तो एक कुछ करने वाला हम्म इंसान और एक कुछ नहीं करने वाले इंसान में कुछ तो फर्क होगा ही। जी जो आदमी कुछ कर रहा है, जो मेरा ही एग्जांपल ले लो, हम्म। मुझे बोला था कि मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा, आज मैं सब कर पा रहा हूँ, ये हुआ कैसे? लेकिन ये कोई ये कोई ऐसा कोई जादू टोना तो है नहीं। जी मैंने उतनी मेहनत की करके आज मुझे वो एबिलिटी फिर से वापस आ गई। तो मुझे लगता है कि कोई भी इशू हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, कोई भी हो, अगर हम उस पर वर्क करते हैं तो आज जहाँ आपकी स्थिति है ना, आप उससे तो बेटर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और अगर वैसा भी होता है तो हम्म। क्या बुरा है लाइफ में? नहीं, जैसे जो बच्चा जिस तरीके से है। तो ऑटिज्म में भी उसको फर्क पड़ेगा। हाँ। मेरा बोलने का मतलब वो था कि अगर वो कुछ करता है, उसको उस सही डायरेक्शन में लगाया जाए, तो काफी एबिलिटीज को वो ओवरकम क्रिएट कर कर सकते। सकता है। हाँ, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही है कि एक करने वाला ग्रुप, एक नहीं करने वाला। करने वाले ग्रुप में डेफिनेटली आपको चेंज तो दिखेगा। योगा थेरेपी और विज्ञान, साइंस किस तरह से एक दूसरे के लिए काम करते हैं? अगर एक योगा थेरेपी है और हम मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, या फिर दोनों के लिए आप अपने शोध में क्या पाए हैं, दोनों एक अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर उनको मिलके काम करेंगे तो बेहतर उपाय कर सकते हैं? अब ये तो एक जो भी थेरेपिस्ट हैं उसके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मतलब मैं ऐसे भी लोग मैं मिल चुका हूँ जो एलोपैथी में काफी टॉप पे हैं। हम्म। और डॉक्टर हेगड़े करके ही हैं, एक साउथ के, ओके। आप गूगल करेंगे तो उनका मिल हाँ जाएगा। हाँ। बहुत नोन डॉक्टर हैं, नॉन उनके डॉक्टर। बहुत यूट्यूब पे वीडियो हैं। वो भी योगा में काफी रुचि रखते हैं। वो है एलोपैथी के एक्सपर्ट्स। तो वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरा पर्सनली जो मानना है वो ये है कि ये दोनों फील्ड अलग नहीं है। हम्म ये दोनों साइंस कहीं तो भी एक दूसरे से मिले ही हुए हैं। हम्म अब मैं, अगर ये योगा को कोई भी थेरेपी हो वो उसको अपना लेती है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। ना ही योगा थेरेपी वाले को ये सोचना चाहिए कि एलोपैथी बुरी है। हम्म। ये दोनों के लिए ट्रू है। जी बिल्कुल। अब ज्यादा करके जो मुझे दिखने में आता है वो ये आता है कि लोग इस दोनों को अलग मानते हैं। हम्म। मुसीबत उसी बात की, मुसीबत वहां आके खड़ी होगी एक्चुअली, हाँ। कि ये दोनों एक दूसरे को अलग मानते हैं। हम्म कि एलोपैथी डॉक्टर किसी को भी बोलेगा ये मत करना वो मत करना, योगा वाला बोलेगा नहीं नहीं गोलियां खाना बुरा है। हम्म अभी मैं ये दोनों, मैं मेरे हिसाब से दोनों साइंस बहुत काम के हैं। वो हम्म काम के इसलिए हैं क्योंकि अगर सपोज करो एक मतलब कोई डॉक्टर क्या इस चीज को बोल सकता है कि फिजियोथेरेपी के मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए बॉडी के? क्या कोई एक डॉक्टर बोल सकता है कि रिहैब में मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए बॉडी के? नहीं। पर्पस तो वही है ना, वही तो योगा में हो रहा है। हम्म या कोई योगा वाला को मैं बोलूं कि ठीक है कि किसी इंसान को डिस्क का प्रॉब्लम है, स्पाइनल, हम्म तो क्या MRI नहीं निकालना चाहिए उसने? अरे MRI निकालेंगे तभी तो डैमेज समझ में आएगा। मैं हम्म खुद अपने कितने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अभी इनफर्टिलिटी का तो टॉपिक आने ही वाला है। हम्म मैं अपनी मैक्सिमम जो इनफर्टिलिटी के लिए जो आते हैं उनको एक सर्टेन सेट ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स निकालने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि उससे ये तो पता चलता है ना कि आज आज का प्रेजेंट स्टेटस क्या है उनके बॉडी का। हम्म तो मेडिकल साइंस की भी बहुत सारी चीजें यूजफुल हैं, इस वर्ल्ड की भी दोनों यूजफुल यूजफुल है। ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो योगा को अगर अगर एक हम दूसरे ढंग से देखें तो वो अच्छी लाइफस्टाइल को योगा बोल रहे हैं ना हम। तो ऐसा दुनिया का कौन सा मेडिकल साइंस होगा जो बोलेगा अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, या दूसरे कौन सा ऐसा मेडिकल साइंस होगा जो बोलेगा अच्छा डाइट नहीं होना चाहिए, सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, ऐसा कौन सा साइंस बोलेगा? अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कौन सा साइंस बोलेगा नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि योगा में बोलते करके नहीं होने। ये
ये सोच में प्रॉब्लम है लोगों की। लेकिन ऐसे भी हैं लोग जो ये दोनों फील्ड्स को साथ में लेके चलते हैं और मुझे लगता है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल। योगा को जहां तक मैं एक सरल शब्दों में कहूँ तो योगा को एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। हम्म। अगर आपने उसको एज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज किया तो आपको मेन मतलब आपको ट्रीटमेंट तक जाना ही नहीं पड़ेगा काफी चीजों में। लेकिन सपोज करो आप पहुंच ही गए ट्रीटमेंट तक में, हम्म। तो फिर आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके लिए भी मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। लेकिन वो एक जो एक थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है ना इंसान का, वहां तक हमको प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो तो फॉलो करने ही चाहिए। वो करना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से काफी चीजें हम डिस्टेंस पे रख सकते हैं। तो ये दोनों साइंस को साथ में मिलके काम करना चाहिए, वो टोटली इंटीग्रेटेड वे में करना चाहिए। मैं तो इसमें तो मैं एक स्टेप और आगे जाने की बात कर रहा हूँ कि ये अगेन सुन के काफी लोगों को सरप्राइज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया को, खास करके इंडिया को, आयुर्वेद को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है लोगों की। लोग क्या समझते हैं, आयुर्वेद एक ऑल्टरनेटिव है एलोपैथी मेडिसिन का। मुझे लगता है कि आयुर्वेदा को मेडिकल से ज्यादा फूड का एक्सटेंशन मानना चाहिए, फूड और डाइट का एक्सटेंशन मानना चाहिए। ओके। जैसे कि कौन सा मेडिकल साइंस ऐसा बोलेगा कि जिंजर का यूज करना बुरा होता है? नहीं। टर्मरिक, कर्क्यूमिन के फायदे सभी को पता है, जी। मेडिकल साइंस को भी पता है कर्क्यूमिन के फायदे। कौन ऐसा बोलेगा कि टर्मरिक का यूज नहीं करना चाहिए? अब टर्मरिक आयुर्वेद भी बोलता है। तो मुझे लगता है आयुर्वेद को एक मेडिसिन का चैनल ना मानते हुए उसको डाइट का, अच्छे डाइट का, अच्छी लाइफस्टाइल का एक्सटेंशन मानना चाहिए। योगा को भी एक्सटेंशन मानना चाहिए कि आज अगर मैं टर्मरिक यूज करना चाहता हूँ आज की डेट, अच्छा मुझे बताइए, कोई भी एक डॉक्टर होगा वो विटामिन सी के लिए क्या खाने के लिए बोलेगा? टैबलेट्स नहीं, और नींबू। हाँ नहीं, उसके अलावा अगर उसको खाने पीने में बोलना है तो क्या बोलेगा? वो ऑरेंज खाने के लिए बोलेगा। हाँ, ऑरेंज और नींबू। तो अगर ये नींबू की बात अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर कर ले तो क्या बोल रहे हैं? नहीं। यू अंडरस्टैंड बात? कहीं ना कहीं वो जाके मिलते हैं। ये बात हो रही कि वो एक दूसरे की बात मानने से इनकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिलेंगे जाके। कौन ये बोल सकता है कि कैरेट में विटामिन ए नहीं मिलेगा? आयुर्वेद वाला भी वही बोलेगा, एलोपैथी वाला भी वही बोलेगा ना। तो मुझे लगता है आयुर्वेद को भी इम्प्लीमेंट इनफैक्ट इंडिया ने करना चाहिए। मैं इंडिया का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद को, इंडिया को बिलीव करना बहुत आसान है। जैसे कि चाइना में चाइनीज मेडिसिन जो होती है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट का पार्ट होती है जी। इरिस्पेक्टिव ऑफ एलोपैथी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मतलब आप एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ भी एक्यूपंक्चर कराएंगे। जी। मुझे लगता है वो सही तरीका है। तो अगर यहाँ एलोपैथी कोई ट्रीटमेंट भी ले रहा है और वो साथ में योगा कर रहा है तो उसका रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अगर कोई योगा कर रहा है, एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहा है, साथ में वो कुछ ये क्या बोल सकते हैं, हर्ब्स ले रहा है, अगर एकदम हाईली पोटेंट ना हो तो नॉर्मल जो हर्ब्स हम लोग ले रहे हैं, वो अगर हर्ब्स ले रहे हैं तो वो तो फूड का एक्सटेंशन ही हुआ ना। वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कर रहा है? अगर किसी आदमी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आंवला खा रहा है, एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, लेकिन विटामिन सी के लिए अगर वो आंवला खा रहा है सप्लीमेंट ना लेते हुए या बाकी कुछ नेचुरल चीजें लेते हुए, तो उसमें मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं दिखता। बाकी रिसर्च का पार्ट है कि इन लोग कोई एक पॉइंट लेके आ जाए कि नहीं ये खा रहे तो वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन मैं उस बात को फिर भी बहुत ही रिमोट मानता हूँ कि वैसा होना के चांस कम है। क्योंकि जितनी भी हर्ब्स है ना वो उतनी बुरी नहीं है जितना इंसान नॉर्मल डे टू डे में खाना खा रहा है। जी बिल्कुल। अगर कोई साइंटिस्ट, मैं डॉक्टर नहीं वर्ड यूज करूंगा, मैं साइंटिस्ट का वर्ड यूज करता हूँ, कोई साइंटिस्ट ये बोले कि नहीं 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 नहीं, वो आयुर्वेद की ये दो चार चीजें, ये आयुर्वेद की ये सब चीजें मत खाओ क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, अगर वो बात ट्रू हो ना तो इंसान का कम से कम 90% खाना चेंज करना पड़ेगा। वो डे टू डे जो खा रहा है ना, तो मतलब ऐसे आदमी बिस्किट्स खा लेगा चलेगा, बेकरी आइटम खा लेगा चलेगा? क्या बुरा है ज्यादा? बेकरी आइटम ज्यादा बुरा है, आंवला बुरा है? बेकरी आइटम। च्यवनप्राश ज्यादा बुरा है या बाहर का वड़ा पाव बुरा है? बड़ा पाव। वड़ा पाव के बारे में किसी ने क्यों नहीं बोला?
बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड? तो ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जैसे कि डॉक्टर की जब ये बात कर रहे हैं और फूड हैबिट की बात कर रहे हैं, तो उन मैंने जहां तक अभी तक पाया है कि अ, एक क्वांटिटी फिक्स नहीं है। जैसे डोजेज होता है, जैसे हम एलोपैथ में एक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कितने ग्राम का है और ये सब मेंशन होता है। और एक फूड जो हम लेते हैं तो उसमें कितने जैसे हर्ब्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम लेना है, कितना मात्रा में लेना है, और वो कहीं जाके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? नहीं, वैसा मुझे मुझे पर्सनली तो ऐसा इसलिए नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो अगर मैं प्योर आयुर्वेद की बात करूं, जैसे कि मैंने बोला कि आयुर्वेद को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नेचुरोपैथी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए एलोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ में इंडिया में। हम्म। अगर मैं आयुर्वेद को भी करूँ तो मैं तो ऐसा रैंडमली बोल नहीं रहा हूँ, कोई भी कुछ भी खाने के लिए बोले। हम्म। आपको उसकी जो गाइडलाइन होगी उसमें खाएगा ही वो। हाँ। आयुर्वेद में गाइडलाइन है कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं एक जनरल, ये चीज में एक बहुत जनरल लेवल पे एक इसका आंसर देना चाहता हूँ। हम्म। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूं कि गाजर से हमको जो भी बेनिफिट है वो गाजर खाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, गाजर आदमी कितनी खा सकते हैं? वन और आदमी टू। चाहे तो भी मिस्टेक ना नहीं होगी। हाँ। सी द ब्यूटी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इज, आप चाहे ना तो भी उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। ओके। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो बोलेगा आज मैंने इतनी ककड़ी खा ली कि मेरा पेट खराब हो गया? लेकिन आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि मैंने आज इतना जंक फूड खा लिया, ना इतना पिज्जा खा लिया कि मेरा पेट खराब हो गया। जी। आपने आज तक कोई इंसान देखा जो बोलेगा मैंने इतनी गाजर खा ली, इतनी ककड़ी खा ली कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है? नहीं, या मैंने तो नहीं। आज तक कोई ऐसा आदमी मिला जो बोला कि मैंने इतनी टर्मरिक खा ली कि मुझे सर्जरी करानी पड़ी? हम्म। ये फायदा होता है नेचुरल प्रोडक्ट का। नेचुरल प्रोडक्ट आप जरूरत से ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे। अगर आप आपने बहुत ही नेचुरली खाने का आपकी हैबिट है ना, हम्म। आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। ये ब्यूटी होती है, नेचर ने बनाई चीजें बहुत सारी ऐसी है ना जिसमें कि मिस्टेक्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली नेचुरली कट हो जाते हैं। ओके। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली कुछ भी करते चले जाओ, हम्म। मैं वो भी नहीं बोला। उसके लिए है ना गाइडलाइन। जी। आदमी अगर गाइडलाइन के थ्रू करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। जनरली जो हम लोग, मैं डे टू डे लाइफ की जो बात कर रहा हूँ खाने पीने की, उसमें जनरली गलती होने के चांसेस कम है। मैं वही बोला हूँ, हम फोकस बार बार किस चीज पे कर रहे हैं। अभी आपने जो पॉइंट बोला ना, उस पर मैं और एक पॉइंट निकालता हूँ जो मैं अक्सर मेरे क्लास में फेस करता हूँ। हम्म। जैसे कि वेट लॉस का, हाँ। काफी लोग आते हैं मेरे पास में वेट लॉस के लिए। तो जब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है ऐसा ऐसा खाना है, मैक्सिमम लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। सैलेड जो बनता है हम्म। वो शाम को नहीं खाना चाहिए। ओके। ठंडी में शाम को सैलेड नहीं खाना चाहिए। हम्म। ये सबकी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। बराबर है। हाँ। लेकिन शाम को ठंडी लीकर पी जा सकती है, जी। विंटर में भी पी जा सकती है, स्नोफॉल में भी पी जा सकती जी। है। सब प्रॉब्लम सिर्फ सैलेड का है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज ठंडी मुसीबत देती है ठंडी में, तो चिल्ड लीकर नहीं देती। देती। बट पब्लिक की सोच अलग है। यू अंडरस्टैंड? यहां मुसीबत आके खड़ी हो गई है लोगों की, कि हम अच्छी चीजों में रूल चाहते हैं। हम्म। या मैंने बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन किया, चलो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा सैलेड तो शाम को नहीं खाना चाहिए, सुबह ही खाना चाहिए। हम्म। मैंने बोला अच्छा मुझे बताओ तो पानी पूरी कब खानी चाहिए? इसका कोई रूल है पानी पूरी कब खानी चाहिए? नहीं, कभी भी। सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। ये सब मुसीबत अच्छे खाने की है, सोच का प्रॉब्लम है। हम्म। सोच का प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी को जूस पिलाऊं तो कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर मैं किसी को छाछ पिलाऊं तो बोलेंगे नहीं छाछ तो शाम को नहीं पी सकते, हाँ। क्योंकि वो अच्छी चीज है ना। हमने क्या किया है, हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना गाइडलाइंस बना ली हैं, उसको हम इस तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं कि हमको जो गलत खाना पीना है वो भी चलता रहे, हम्म। और अच्छे खाने पीने जिससे हमको नफरत है वो ज्यादा नहीं खाना पड़े। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है इस रूल्स को बनाने के लिए और अपने आप को डैमेज करने के लिए। अगर आप ध्यान से सोचें तो अच्छी चीजों में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
बुरी चीजों में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हम पूरा फोर्स जो लगाते हैं, पूरा जो लॉजिक लगाते हैं, अच्छी चीजों में लगाते हैं, और जो एक उसकी जो पॉसिबिलिटी थी अपने को ठीक करने की, हम उसको भी किल कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अच्छी चीजों पे फोकस ज्यादा नहीं करते हुए बुरी चीजों पे फोकस करो, उसको एक ही बार में हटा दो लाइफ से, तो भी काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा लाइफ जैसे कि अभी आपने वेट लॉस की बात की, तो ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे तो सारे फूड अच्छे हैं, वेजिटेबल अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कौन से जो आप टॉप लिस्ट पे रखेंगे कि आप उसको यूज करें सुबह से शाम तक, में। तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट ये मिलेगा? आपका नहीं, वो जो देखने वाले ना वीडियो, सबका यही क्वेश्चन होगा। हम सब एक मैजिकल सेट चाहते हैं, जिसको खाने के बाद में हमको जो रिजल्ट चाहिए, साइज शेप वेट का, वो एक ही झटके में आ जाए। ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज के लिए हमको मैंने बुक में भी लिखा है, और ये चीज सभी के लिए अप्लीकेबल है, हमको 3 चीजों पे फोकस करना होता है। एक तो लाइफस्टाइल पे फोकस करना होता है, दूसरा हमको डाइट पे फोकस करना होता है, जो कि आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। थर्ड है हमको फिजिकल एक्टिविटी में फोकस करना पड़ता है। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है, हम्म। आपको वो रिजल्ट नहीं, कभी नहीं आएगा, हम्म। आ ही नहीं सकता। तो नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, वो अच्छी चीजें हैं। आप उनमें से ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि टॉप कौन सी अच्छी है, टॉप कौन सी नहीं, क्योंकि इसमें इशू क्या हो जाता है ना, जब हम जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं, हम्म। वो सभी पे वर्क नहीं कर सकता। जी। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि सेम डाइट अगर मैं 4 लोगों को दूं, हम्म। वो चारों पे वेट लॉस का अलग ही असर होगा, सेम। ओके। यहाँ चेंज आता है, इसलिए इसको जनरलाइज फॉर्मूला नहीं बना सकते हम लोग। हम्म। उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है मेडिकल, उसका अब तक का वेट लॉस का रेट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, ये डिसाइड करेगी कि अब इसके लिए क्या यूजफुल है। तो जब मेरे पास कोई वेट लॉस के लिए आता है, तो मैं हर इंडिविजुअल को एक अलग ढंग से मुझे देखना पड़ता है। अब अगर मैं उसको एक फिक्स स्केल में डाल दूं ना, तो किसी पे वर्क करेगा, किसी पे वैसा वर्क नहीं करेगा। जी। लेकिन ये जो 3 चीजें मैंने बोली, ये सभी के लिए कॉमन है। ये 3 चीजों का उसके लाइफ में समावेश होना ही चाहिए। अगर सोचिए मैं सिर्फ डाइट में से ये 2-4 चीजें खा लूं, मुझे फायदा हो जाए, ये योगा वगैरह ना करूं या बाकी कुछ ना करूं फिजिकल एक्टिविटी, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जी। 2-4 किलो कम ज्यादा हो भी जाए तो वो वापिस फिर से आ जाएगा। ये एक पहली चीज होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि हम ये जब भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं सोसाइटी में, तो हम एक फिक्स टाइम की बात सोचते हैं दिमाग में। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी जनवरी के पहले मेरा कितना वेट लॉस हो जाएगा, हाँ। ऐसा सोचते हैं ना हम। हाँ, टारगेट फिक्स है करते ना, हैं। हाँ। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। हम्म। रिजल्ट उसको दिखता है जो वही चीज दिनों दिन, महीनों, सालों करता है, वो सस्टेन भी कर पाता है। जी। अगर कोई सिर्फ कुछ दिनों की बात करे तो कुछ वेट कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी मेंटेन होने वाला नहीं है। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, बात वेट की नहीं, किसी भी चीज में, थायराइड हो, किसी को बीपी कम करना हो, कुछ भी कम करना हो, 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और अगर हो भी गया, टेम्पररी हो भी गया, तो वो टेम्पररी ही होगा। ओके। ये लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जो मैंने 3 चीजें बोली ना, ये लाइफ का पार्ट होना चाहिए, तब जाके ये मेंटेन होता है, सस्टेन होता है। वरना ये हाथ में रहेगा ही नहीं, छूटेगा मतलब छूटेगा। पहली बात तो रिजल्ट ही मिलना मुश्किल है, हम्म। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो आज ओवरवेट होना, ओबीस होना, ये पेंडेमिक नहीं होता, या एपिडेमिक इसका इम्पैक्ट नहीं होता कि इतना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसके इसके साथ में जो, इसके सॉल्यूशन के साथ में जो डिसिप्लिन आता है, एक कंसिस्टेंसी आती है, वो मिसिंग है। तो हमको फोकस उस बात पे नहीं रखना है कि क्या करें, फोकस इस बात पे रखना है कि कितने दिन करें। जी। इसका मैं एक बहुत दूसरा एनालॉजी देता हूं, तो आपको मेरी और दर्शकों को भी ये बात बहुत क्लियर हो जाए। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे अपने दांत अच्छे रखने हैं, ठीक है, मुझे अपने दांत अच्छे रखने हैं। अब अगर मैं किसी को ये क्वेश्चन करूं कि कौन सा पेस्ट अच्छा होता है, जी। तो ये बहुत ही ऑड क्वेश्चन होगा। ओके।
क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि पेस्ट कौन सा होगा, ये तो जनरल बात की बात है। मुझे रोज ब्रश करना पड़ेगा, मुझे दिन में 2 बार ब्रश करना पड़ेगा, मुझे जिंदगी भर ब्रश करना पड़ेगा? ये प्राइम क्वेश्चन है। अगर मैंने किसी को पेस्ट अच्छा बता भी दिया, लेकिन उसने सपोज करो एक ही दिन ब्रश किया, तो यहां क्या हो जाता है कि यहाँ पेस्ट सेकेंडरी हो जाता है। दो इट इज इंपॉर्टेंट, ये वो जरूरी है पेस्ट को जानना, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं हो जाता है जितना जरूरी मेरे लिए ये कॉमन सी बात है। लेकिन ये जानना जरूरी रहता है कि मुझे 2 बार ब्रश करना है, डेली करना है, जिंदगी भर करना है। मैं अगर कहीं से लेट आऊं तो भी सोने से पहले मुझे करना है, कितना भी मैं थक जाऊं तो भी मुझे सोने से पहले करना है। ये बात जानना जरूरी है। यही चीज वेट लॉस में अप्लीकेबल है। वो 3 चीज। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल करेक्शन, जिसके साथ हम वेट लॉस कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब अगर ये सुनने में वालों को भी लग रहा है कि इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है, तो आप मुझे करके बता दीजिए। और सिर्फ करके ही नहीं बताना है, उसको अगले 1 साल तक मेंटेन करके बता दीजिए। क्योंकि करने में क्या है ना कि वाटर लॉस में भी वेट लॉस दिख जाता है। यस। हाँ। जैसे कि आपने बहुत कम पानी पिया, हाँ। तो आपका 1 किलो शाम तक वैसे ही कम हो जाएगा, बट वो कोई वेट लॉस नहीं होगा। तो क्या है ना कि वेट लॉस जो सही तरीके से होता है, जिसमें कि फैट लॉस होता है, वेट लॉस का मतलब, मेरा बोलने का मतलब फैट लॉस होता है। हाँ। और वेट लॉस मेरे भाषा में वो होता है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म करेक्ट हो जाता है। मैं मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने को वेट लॉस बोलता हूँ। मैं स्केल पे क्या दिखता हूँ उसको मैं कभी मानता नहीं, इन जनरल कभी उसको मैं मानता नहीं, क्योंकि वो बहुत रिलेटिव होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। आप खाना खाने से पहले मेजर करो अलग होगा, खाना खाने के बाद चेंज करो वो अलग होगा। तो उस वेट लॉस को कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं इंपॉर्टेंस मेटाबॉलिज्म को देता हूँ। अगर मेटाबॉलिज्म सही है तो आदमी का वेट लॉस, बाकी की चीजें मेंटेन रहेंगी, काफी दिनों तक मेंटेन रहेंगी। लेकिन मेटाबॉलिज्म भी तब फिक्स होता है जब उस आदमी के पास में ये 3 चीजें हैं, डेली हैं, हमेशा है, वरना वो मुश्किल है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ की अगर बात करें तो इस पे शोध कितना हुआ है, और आपने अपने एक्सपीरियंस में इस क्षेत्र में क्या देखा अलग देखा है या फिर क्या एक्सपीरियंस किया है, हमसे शेयर करेगा। अब योगा के बारे में भी अगर आप जब हम शोध की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो रिसर्च पेपर्स की बात करें हम, क्योंकि ऐसे तो हमको पता ही है कि फायदा होता है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करूं तो एक जर्नल का ग्रुप है जिसको बोलते हैं NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये इंटरनेशनली नोन है, US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंडर में आता है पबमेड करके आता है, जिसको कि PMC बोलते हैं। आपको पता ही, आपने रिसर्च किया तो आपको पता होगा। तो पबमेड में क्या है, वर्ल्ड के सभी नोन जर्नल्स शामिल हैं जी। तो इसमें जितना मैंने देखा है, तो आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसे कि क्लिनिकल न्यूरोसाइंस का है, फिर इंटीग्रेटिव मेडिसिन का ले लीजिए आप, योगा के सेपरेट जो जर्नल्स हैं वो तो हैं। तो ये मतलब पबमेड का बोलने का मतलब मुझे ये था कि ये वो जर्नल्स हैं जिनमें कि काफी नॉन ऑथेंटिक जर्नल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर इनके रिसर्च पेपर देखें तो आपको योगा और योगा थेरेपी से रिलेटेड काफी पेपर्स इसमें मिल जाएंगे। तो मैं काफी उसमें मैंने मतलब गो थ्रू किया है। तो ऐसे हर फील्ड में, मतलब योगा का आप कोई 1-2 फील्ड नहीं, मतलब मैंने कैंसर तक में भी योगा का देखा है बेनिफिट्स वगैरह। ऐसे भी कैंसर पे भी रिसर्च जर्नल्स जो हैं उनमें आपको रेफरेंस और उसका इम्पोर्टेंस तो दिख ही जाएगा। तो जहां तक साइंटिफिक सोसाइटी का सवाल है, इनफ एविडेंसेस प्रेजेंट है। अगर कोई चाहे तो वहाँ सर्च करके पबमेड में देख सकता है। मतलब मुझे लगता है जिंदगी निकल जाएगी, इतने पेपर्स मिल जाएंगे योगा के ऊपर। जहां तक मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है, तो मैंने अब तक के तो जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, जो कि कॉमन भी बोल सकते हैं आप, या अनकॉमन बोल सकते हैं, या क्रिटिकल बोल सकते हैं, उसमें योगा का फायदा देखा ही नहीं। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आया एक पॉइंट कि सपोज कीजिए कोई एक इंसान मेरे पास में आता है,
जैसे कि मैं आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बताता हूँ, वो डेडली प्रॉब्लम है बहुत, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई होते हैं। लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो ऐसा कोई एक मेरे पास में पेशेंट आता है जो कि हर जगह पे थक चुका है ट्रीटमेंट करा के, और वो मुझे बोलता है कि योगा से क्या फायदा होगा मुझे। तो मैंने अब तक तो हर एलिमेंट्स में, बीमारियों में योगा का फायदा होते हुए देखा है। बट मैं सभी को, दर्शकों को एक बात क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है उससे बड़ा ये हमको सोचना है कि, मतलब हाँ, ये पॉइंट इसलिए आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि लोग मुझे आके क्या बोलते हैं कि आपको लगता है क्या कि इसमें फायदा हो जाएगा योगा से। जी। मैं उनको हर बार एक ही बात क्या बताता हूँ कि मेरा जितना अनुभव है, लोगों को हर फील्ड में फायदा हुआ है। हम्म। सपोज कीजिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर फील्ड में योगा कितना साथ देगा, या योगा से ये आदमी पूरा ठीक हो गया या नहीं, नहीं पता चलेगा। लेकिन मुझे बात होती है कि अगर कोई आदमी अच्छी लाइफस्टाइल करते हैं, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं, तो क्या उसकी हीलिंग फास्ट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकता तो हम जो एक हमारा जो एक दिमाग में रहता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट की गारंटी लेना, वो हमको दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर सपोज कीजिए किसी इंसान का, हम एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं हम, अनुमान लगाने के लिए कि सपोज कीजिए कोई बीमारी ठीक होनी ही नहीं है उससे योगा से, कोई एकदम फोर्थ स्टेज का कैंसर है, मान लो चलो फोर्थ स्टेज का कैंसर है, वो बंदा आया योगा करने के लिए, मुझे तो लगता है फिर भी उसको करना चाहिए। है। ओके। अगर योगा करने से बाकी कुछ ठीक नहीं हुआ, दिमाग भी शांत हो गया, तो भी क्या बुरा है। और अगर अच्छा खाने का, अच्छी हेल्थ का, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी का, लाइफस्टाइल का आपने किया ही नहीं, तो फिर उसका तो फायदा होगा ही नहीं ना, वो तो एनीवे करना ही है आपको। हम्म। तो मुझे लगता है कि योगा को एक अलग ऑल्टरनेटिव नहीं मानते हुए, हमको योगा सभी चीजों का भाग मानना चाहिए, एक पार्ट मानना चाहिए हमको योगा को, कि कुछ भी कर लो, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको चलने देना, चलने दो, ये सब भी करते रहो, जी। तो आपका क्या होगा कि जो हीलिंग है ना वो फास्ट हो जाएगी। क्योंकि यही सब चीजों से तो बॉडी को फायदा होता है ना, तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब हम पानी, कोई आदमी बीमार है तो पानी इसलिए थोड़ी पीता है कि पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? अरे वो तो जरूरी है, नहीं पानी पियोगे तो और प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो अगर कोई आदमी है, किसी को बीमारी है, अगर उसने अपना खाना नहीं सुधारा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखी, लाइफस्टाइल नहीं सुधारा, तो और मुसीबत में जाएगा ना। तो योगा को बाकी चीजों को उसका एक पार्ट बनाना चाहिए, उसको एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी नहीं समझना चाहिए, मुझे लगता है उसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाना चाहिए। तो मैंने अपने लाइफ में हर एलिमेंट्स के बारे में देखा है योगा का फायदा। बीपी में मैंने होते हुए देखा है, शुगर में अभी मैंने देखा है। अभी मैं मतलब पब्लिक को बता भी दूं, लेकिन अब मैं गुमराह नहीं करना चाहता, लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट अलग होता है, जैसे मैंने वेट लॉस का बताया था। जी फिर बिल्कुल। भी अभी मैं कल की एक रिपोर्ट बता दूं, मेरे एक स्टूडेंट का है, उसका 7.5 HbA1c था, 1.5 मंथ्स में उसका 5.8 के करीब आया है। ओके। मतलब 7.5 मतलब ही वॉज टोटली डायबिटिक, जी। अब वो टोटली नॉर्मल। हाँ उस नॉर्मल रेंज में है फिलहाल। ये 1.5 महीने में हुआ है। तो ये उन्होंने कैसे किया? यही 3 चीज जो मैं करवाता हूँ उसको। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सभी देखने वालों को ये नहीं लगे कि ये हर किसी के साथ में हो सकता है, रेट अलग होगा सबका। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ये किसी डायबिटिक इंसान ने ये 3 चीज की, तो क्या उसको फायदा नहीं होगा? क्या होगा ही होगा। और चलो उसको फायदा हो नहीं हो ये तो दूसरी बात है, उसको तो ये करना ही करना है ना, ये सब चीजें तो उसको करना ही पड़ेंगी। योगा कैसे हेल्प करती है पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस को इम्प्रूव करने में? योगा में ना अभी ये जो क्वेश्चन है वो टोटली फिजिकल लेवल पे बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि योगा में हम पहले पोस्चर करेक्शन करते हैं, जिसको कि बोलते हैं बायोमेकेनिक्स चेंज करना है, कि ओवर द पीरियड जब हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह रहती है तो काफी मसल इम्बैलेंसेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। उस मसल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि बॉडी का एक जो पोस्चर होता है वो बिगड़ जाता है। ये उस बंदे को नहीं समझ में आता। जी। ये एक सबको सरप्राइज लगेगा सुन के कि जो
जिसका पोस्चर बिगड़ चुका है ना, उसको ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि ब्रेन ने उसको एडजस्ट कर लिया होता है, उसको मैनिपुलेट करके एडजस्ट कर लिया, तो वो मैनिपुलेशंस होते हैं ब्रेन के, लेकिन ब्रेन ने उसको अडॉप्ट कर लिया होता है इन शॉर्ट। तो उस बंदे को नहीं पता चलता है, जो असेसमेंट करेगा उसको ये बात पता चल जाती है कि ये इंसान का पोस्चर का प्रॉब्लम है। तो एक तो बायोमेकेनिकल करेक्शंस जो होते हैं शारीरिक इम्बैलेंस के, वो योगा के थ्रू हो सकते हैं। डिफरेंट पोस्चर्स क्या करते हैं, हर पोस्चर्स डिफरेंट मसल ग्रुप्स पे, जॉइंट्स पे वर्क करता है। तो जहां असेसमेंट के बाद में अपने को पता चलता है कि यहाँ इम्बैलेंस है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक तरीका हो गया उसको ठीक करने का। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमने बात की अभी। तो जब हम बार बार कोई पोस्चर करते हैं, तो इनिशियली तो वो इंसान कर नहीं पाएगा, गिरेगा, इम्बैलेंस ज्यादा होगा, उसको बाकी चीजें ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो करते चले जाएगा, ब्रेन और मसल का कनेक्शन बनते चला जाता है, उसको न्यूरोमस्कुलर कनेक्शंस बोलते हैं। वो कनेक्शंस उसके बिल्ड होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे वो कनेक्शंस उसके बिल्ड होने लग जाएंगे, वैसे वैसे उसको वो इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। दूसरा क्या होता है कि हर मसल्स ग्रुप में सेंसर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसर्स हमको होते हैं। अभी वो प्रोप्रियोसेप्शंस का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है कि अपने आसपास का 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कैसा है। जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं, तो मुझे पता चलता है ये दीवार मुझसे इतनी दूर है, या मैं किसी इंक्लाइन जगह पे खड़ा हूं, तो मुझे पता है कि इस लेग पे मुझे ज्यादा प्रेशर देना है। ये मुझे पता कैसे चलता है, क्योंकि हमारे हर मसल्स में ये सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स हमको ये बताते हैं कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कैसा है, ग्रेविटी का पुल कैसा आ रहा है। तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करके हमको उस पोजिशंस में संभालने की कोशिश करता है, स्पेशली बैलेंस के पोस्चर्स में और नॉर्मल चलने फिरने में, खड़े रहने में भी। तो योगा की जो टेक्निक है स्ट्रेचिंग की, वो 2-3 चीजों पे आधारित है। पहला है जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। अभी आइसोमेट्रिक जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रेचिंग कितने टाइप की होती है। तो एक आइसोमेट्रिक होता है, एक आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि हम किसी मूवमेंट्स को ऊपर नीचे कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने डंबल्स को पकड़ा और ऐसा ऐसा मैं अगर कर रहा हूँ, वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज होगा। उसमें मैं रुका नहीं हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपांड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्ट्रेच होंगे। योगा में वैसा नहीं होता, अनलेस कि आप योगा फ्लो वगैरह कर रही हैं। अगर आप स्टेडी वे में रुक के योगा का पोस्चर कर रही हैं, तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि आप एक पोजीशन पे रुके हैं और कंटिन्यूसली फोर्स जा रहा है उस मसल ग्रुप पे, तो उसके अपने फायदे हैं। तो योगा में एक्चुअली देखा जाए तो बाकी भी अगर मैं मूवमेंट्स वाले पोस्चर्स को लूं, तो आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक दोनों कवर हो जाते हैं, अनलाइक अदर फिजिकल एक्टिविटी। बाकी किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप खड़ी नहीं रहती हैं, देखिए ये एक डिफरेंस है। लेकिन योगा का एक ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि योगा में ये आपको दोनों टाइप के स्ट्रेचिंग मिल जाते हैं। ये एक फायदा हो गया। तीसरा इसके अलावा जो फायदा है वो हमारे जो इनर ईयर्स हैं, वो वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं उसको, वो हमको ये सेंस दिलवाता है कि बैलेंस क्या होता है। मतलब जिनको चक्कर आना और ये सब चीजें होती हैं या सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से, उनको वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये योगा के जो पोस्चर्स वगैरह करते हैं, तो वो भी स्टिमुलेट होता है सिस्टम, वो भी हेल्दी तरीके से काम करने लग जाता है। तो ये सब चीजों को अगर हम लोग मिलाएं, तो यहाँ फिर पोस्चर्स करना, बैलेंस करना, ये सब चीजों में हमको फायदा हो जाता है। बैलेंस पोस्चर का और एक मैं बेनिफिट बता दूं, जैसे कि फीमेल्स में ज्यादा करके प्रॉब्लम्स पाया जाता है बोन डेंसिटी का। तो बोन डेंसिटी को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जो बॉडी बैलेंस वाले जो पोस्चर्स होते हैं, ये ज्यादा किए जाए। उससे क्या होता है कि जिस लिम्ब पे ज्यादा प्रेशर आता है, उसकी बोन डेंसिटी उतनी मेंटेन रहती है। तो ये बिहाइंड द सीन ऐसे काम करता है।